हेलो बच्चों, आज हम ले रहे हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट या जो कृषि साख है उसका दूसरा पार्ट संस्थागत स्रोत। पिछले लेक्चर में हमने लिया था कि कृषि साख के दो मुख्य सोर्स हैं भारत में, एक गैर संस्थागत स्रोत और एक संस्थागत स्रोत। तो पिछली बार हमने लिया था गैर संस्थागत स्रोत, और संस्थागत स्रोतों में भी जो सहकारी साख समितियां थी उस एक को अपन ने ले लिया था। उसके अलावा और बहुत सारे सोर्सेज हैं संस्थागत, जैसे व्यापारिक बैंक हो सकते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो सकते हैं, नाबार्ड है। तो इसी तरह उन सबको आज हम लेंगे, है ना। तो पिछली बार हमने लिया था प्राथमिक कृषि जो सहकारी साख समितियां हैं उनकी तीन तरह की संरचना है। स्थानीय स्तर पर प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां, जिला स्तर पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक होता है, और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक है। तो राज्य सहकारी बैंक जो था वो कृषि साख प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था थी। अब लेते हैं संस्थागत स्रोत। तो कृषि साख के जो संस्थागत स्रोत हैं वो मुख्य रूप से हैं सहकारी साख समितियां, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट तो है हमारा सहकारी साख समितियां। ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा साख प्रदान करती हैं। इसको हमने पिछले लेक्चर में ले लिया था कि तीन तरह की होती हैं, इनके क्या लाभ है क्या हानि है, ये सब चीजें हमने ली थी। अब दूसरा है व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक भी जो है वो कृषि क्षेत्र को साख प्रदान करते हैं। इसी तरह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है जिसको नाबार्ड भी कहते हैं। नाबार्ड जो है वो कृषि क्षेत्र में साख देने वाली सर्वोच्च संस्था है। फिर किसान क्रेडिट योजना हो सकती है, या सूक्ष्म वित्त, माइक्रो फाइनेंस जिसको कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कृषि साख के संस्थागत स्रोत कौन से हैं। इसमें कृषि साख को संस्थागत स्रोतों से जो मिलने में जो समस्याएं आती हैं वो, और किसानों को इन कृषि साख जो संस्थागत स्रोतों से जो साख मिलती है उसमें जो समस्याएं आती हैं उसको दूर करने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। तो अब लेते हैं व्यापारिक बैंक। तो जब देश स्वतंत्र हुआ था उस समय हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि जो गैर संस्थागत स्रोत थे, जैसे साहूकार हो गया, महाजन हो गया, या फिर हम कहें कि रिश्तेदार वगैरह हो गए, भूमिपति हो गए, कमीशन एजेंट हो गए, वो सब जो थे वो कृषि क्षेत्र में साख की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। मतलब उन लोगों के द्वारा किसानों को ज्यादा उधार दिया जाता था। उस समय तक सरकारी क्षेत्र या संस्थागत स्रोतों का ज्यादा महत्व नहीं था। उसके बाद में फिर सहकारी साख समितियां आई जो कि ऋण प्रदान करने लगी, और सहकारी साख समितियां जो हैं उनका संस्थागत स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब सबसे ज्यादा किसानों को जो ऋण मिलता है वो सहकारी साख समितियों के द्वारा प्राप्त होता है। तो जब देश स्वतंत्र हुआ 1951-52 में, व्यापारिक बैंक जो थे कृषि साख का केवल 0.9% प्रदान करते थे। मतलब बैंकों से किसानों को जो उधार मिलता था वो केवल 0.9% था। परंतु उसके बाद क्या हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, और कृषि साख में बैंकों द्वारा दी गई जो उधार थी उसका अनुपात बहुत बढ़ने लग गया। मतलब धीरे धीरे सरकार ने इस पर ध्यान दिया, और इससे व्यापारिक बैंकों के द्वारा जो साख दी जा रही थी या उधार दिया जा रहा था उसका अनुपात धीरे धीरे बढ़ गया। 2012-13 में बढ़कर 71.2% हो गया। व्यापारिक बैंक जो है वो मुख्य रूप से कृषि के लिए अल्पकालीन ऋण देते हैं, और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा ऋण दिए जाते हैं। तो ये तो हो गया व्यापारिक बैंक की। व्यापारिक बैंक अल्पकालीन ऋण देते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देता है। प्रारंभ में ये बहुत कम ऋण देते लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी अनुपात में वृद्धि हो गई। अब है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना हुई वो 2 अक्टूबर 1975 से कृषि साख प्रदान करने के लिए इनकी स्थापना की गई। मतलब तुम्हारे न्यू टाइप में कई बार आता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है इनकी स्थापना कब हुई, तो 2 अक्टूबर 1975 से। और ये ग्रामीण बैंक जो है वो कृषि साख प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसका मुख्य काम क्या है, लघु और सीमांत किसान या कृषि श्रमिक हो सकते हैं, या कारीगर हो सकते हैं, या लघु उद्यमी हो सकते हैं, उनको ऋण प्रदान कर और अन्य सुविधाएं प्रदान करने का ये कार्य करते हैं। मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक केवल किसानों को ही नहीं देते, बल्कि जो छोटे उद्यमी हैं उनको भी ऋण और आवश्यक सुविधाएं वो प्रदान करते हैं। तो ये तो हुआ व्यापारिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसके बाद आता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ये बैंक जो है नाबार्ड के नाम से जाना जाता है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक।
ये कृषि क्षेत्र में ऋण प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था मानी जाती है और इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, तो ये दिन टाइप में आता है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। नाबार्ड लिख दिया कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या हुई, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब की गई, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई। और ये कृषि साख प्रदान करने की सर्वोच्च संस्था है, बैंक जो है सर्वोच्च संस्था है। तो यदि ये पूछा जाए कि कृषि क्षेत्र में साख प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो नाबार्ड। इस बैंक का कार्य क्या है, राज्य सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को कुटीर उद्योग, कृषि क्षेत्र, कुटीर उद्योग, हस्तकला तथा ग्रामीण विकास आदि के लिए गए जो ऋण ये देते हैं उसको पुनर्वित्त करना होता है, रीफाइनेंस करता है। मतलब सीधा नाबार्ड जो है वो इनको, किसानों को या उद्योगों को या हस्तकला और ग्रामीण विकास के लिए सीधे ऋण नहीं देता, बल्कि किसके माध्यम से देता है, इसके द्वारा जो है वो राज्य सहकारी बैंकों को, नाबार्ड जो क्या करता है, राज्य सहकारी बैंकों को ऋण देता है, राज्य सहकारी बैंक जिला सहकारी बैंकों को देते हैं, और वो जिला सहकारी बैंक प्राथमिक साख समितियों को देंगे और उसके बाद वो किसानों के पास चला जाता है। इसी तरह भूमि विकास बैंक को ऋण नाबार्ड से मिलेगा और नाबार्ड फिर किसानों को ऋण देता है। इसी तरह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाएं, मतलब जितनी भी प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देने वाली संस्थाएं हैं, उनको नाबार्ड जो है वो रीफाइनेंस या पुनर्वित्त प्रदान करता है। अब हम लेते हैं किसान क्रेडिट स्कीम। अब एक किसान क्रेडिट स्कीम योजना जो है 1998-99 में लागू की गई थी। इसके अंतर्गत व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय बैंकों से कार्ड धारकों को तुरंत ऋण उपलब्ध हो जाता है। मतलब जिस भी व्यक्ति के पास किसान क्रेडिट कार्ड होगा उसको व्यापारिक बैंक, चाहे तो व्यापारिक बैंकों से चाहे तो क्षेत्रीय बैंकों से, मतलब हमारे पास व्यापारिक बैंक भी किसानों को ऋण देते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी देते हैं। तो जो जिसके पास किसान क्रेडिट कार्ड होगा उसको ये बैंक आसानी से और तुरंत ऋण उपलब्ध करा देते हैं। ये कार्ड उन किसानों को जारी किए जाते हैं जो 5,000 रुपए या उससे अधिक के कृषि ऋण प्राप्त करने के योग्य होते हैं। मतलब जो किसान 5,000 रुपए या इससे अधिक के ऋण प्राप्त करने के योग्य होते हैं उनको ये कार्ड दिए जाते हैं। जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड होते हैं उनको जो उत्पादक ऋण है, मतलब वैसे ऋण नहीं मिलता, उत्पादक कार्यों के लिए, यदि कृषि भूमि में सुधार करना है, कोई कृषि क्षेत्र में कुछ और काम करना है, तो उन कार्यों के लिए तुरंत ऋण मिल जाता है। उन्हें ऋण लेने के लिए आवेदन देने की, भूमि संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने, प्रमाण पत्र आदि देने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जैसे बाकी जो ऋण लेते हैं तो बहुत सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है कि अपन को, यदि अपन आवेदन देंगे, पहले ऋण देने के लिए किसान आवेदन देगा अपना भूमि से संबंधित, क्योंकि जो बैंक है वो जमानत या प्रतिभूति के आधार पर ऋण देते हैं, तो उसे अपने भूमि का संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा, उसके बाद प्रमाण पत्र देना होगा और इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद उसको ऋण प्राप्त होगा। लेकिन जो किसान क्रेडिट स्कीम में कार्ड जिसके पास है, जिसके पास किसान क्रेडिट कार्ड है, उसको ये सारी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता, उसको तुरंत ऋण सरकार के द्वारा या बैंकों के द्वारा मिल जाता है। तो तुम्हारे ये आ सकता है कि किसान क्रेडिट स्कीम या किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू हुई थी, 1998-99 में। और इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति 5,000 या इससे अधिक के कृषि ऋण प्राप्त करने के योग्य है उसको बैंक जो है उत्पादक कार्य के लिए तुरंत ऋण प्रदान कर देते हैं। इसके बाद उन्हें ना कोई आवेदन करना पड़ता है। ठीक है, फिर आता है माइक्रो फाइनेंस या सूक्ष्म वित्त। इस योजना के अंतर्गत निर्धन वर्ग को स्वयं सहायता समूह व गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से बैंकों से ऋण मिलता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो निर्धन वर्ग है उसको या तो स्वयं सहायता समूह, जो सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती है, उनकी सहायता से, या गैर सरकारी कोई एनजीओ वगैरह के माध्यम से बैंकों से ऋण मिलता है। सूक्ष्म वित्त में गरीब लोगों को बिना प्रतिभूति के 25,000 रुपए तक के ऋण दिए जाते हैं और 1 लाख रुपए तक के कृषि ऋण बिना प्रतिभूति के प्राप्त होते हैं। मतलब जो निर्धन व्यक्ति है उसको तो 25,000 रुपए तक का ऋण मिलेगा और किसानों को 1 लाख रुपए तक का ऋण बिना प्रतिभूति के प्राप्त होगा। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, गरीब ग्रामीणों को साहूकार और महाजन के चंगुल से छुटकारा दिलाना। ठीक है, तो माइक्रो फाइनेंस जो स्कीम है, अभी आ जाए कि सूक्ष्म वित्त योजना क्या है, तो ये योजना जो है
गरीब जो ग्रामीण हैं उनको, जिनके पास कोई प्रतिभूति नहीं है, बैंकों को जमा करने के लिए जिनके पास कोई प्रतिभूति नहीं है, उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। और इनमें उनको या तो स्वयं सहायता समूह की सहायता से या गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से इन लोगों को ऋण प्राप्त होता है। तो जो गरीब लोग हैं उसको तो बिना प्रतिभूति के 25,000 रुपए तक का सरकार ऋण देते हैं, बैंक ऋण देते हैं, और कृषि ऋण जो है वो 1 लाख रुपए तक का प्राप्त होता है, जिससे कि ये किसान जो है वो महाजन और साहूकार के चंगल में ना फंसे। अब हम लेते हैं कि ये तो हो गई कृषि साख के संस्थागत स्रोत, मतलब हमने प्राथमिक कृषि साख समितियां ले ली, मतलब सहकारी साख समितियां, व्यापारिक बैंक हो गए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गए, नाबार्ड हो गया, भूमि विकास बैंक हो गया। इसके बाद हमारी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम हो सकती है, और एक माइक्रो फाइनेंस। ये सारे हमारे संस्थागत स्रोत हैं जिनकी सहायता से कृषि कार्य के लिए किसानों को ऋण मिलता है। अब आता है कि यदि किसानों को ये ऋण आसानी से मिल जाता है सरकारी बैंकों से, तो उन्हें महाजन और साहूकार के चंगल में क्यों फंसना पड़ता है, मतलब उनको क्यों महाजन, साहूकार या बिचौलियों से ऋण लेना पड़ता है, कमीशन एजेंट से लेना पड़ता है। तो क्या इसमें ऐसी समस्याएं हैं कि हर किसान जो है अपनी आवश्यकता अनुसार सरकारी क्षेत्र से या संस्थागत स्रोतों से ऋण प्राप्त नहीं कर पाता? कौन सी ऐसी समस्याएं आती हैं जो किसानों को इन संस्थागत स्रोतों से ऋण लेने में रोकती हैं? तो भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यद्यपि संस्थागत स्रोतों से दी जाने वाली कृषि साख में काफी वृद्धि हुई है, परंतु फिर भी इसमें कुछ समस्याएं हैं। पहला, अपर्याप्त उपलब्धता, मतलब कृषि की आवश्यकता के को देखते हुए, मतलब जितनी किसान को जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय किसान जो है वो बहुत गरीब हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो उनको कृषि की आवश्यकता को, जब उनकी फसल की बुआई का समय है, कटाई का समय है, बिजाई का समय है, तो उन्हें बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि संस्थागत स्रोत से वो ऋण लेना चाहे तो उसको पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसलिए उसे क्या होता है कि उसे गैर संस्थागत स्रोतों की तरफ जाना पड़ता है। दूसरा कारण ये है कि ये जो कृषि साख जो संस्थागत स्रोतों से लिया जाता है, उनकी जो वसूली होती है, मतलब किसान इनको चुकाते नहीं है, इनको जो भी ऋण उनको मिला है वो उसको भुगतान नहीं करते हैं, जिससे सरकार को आगे देने में उनको कठिनाई आती है। ये जो ऋण होते हैं, तीसरा है कि छोटे किसानों का सीमांतीकरण कर दिया जाता है। छोटे और सीमांत जो किसान है उनका सीमांतीकरण मतलब उनको हटा दिया जाता है। ये क्योंकि बैंक जो है जो ऋण देता है वो प्रतिभूति के आधार पर देता है, कि हम प्रतिभूति बैंक के पास रखते हैं और उसके आधार पर बैंक हमें ऋण देता है। लेकिन ये छोटे और सीमांत किसान होते हैं, उनके पास पर्याप्त मात्रा में जमानत नहीं होती देने के लिए। जो प्रतिभूति बैंक रखवाता है उतनी प्रतिभूति नहीं होने के कारण इनको वो ऋण नहीं मिल पाता है, और बड़े किसानों को मिल जाता है। इसके साथ साथ अनुत्पादक प्रयोग, कई बार क्या होता है कि किसान ने कृषि कार्य के लिए ऋण लिया, लेकिन उसको अपने घरेलू कारणों, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं इतनी होती हैं कि उसके पास धन नहीं होता है, तो उसको गैर कृषि कार्यों में, शादी में, विवाह में, जन्म उत्सव में, मृत्यु भोज, इन सब में उसका प्रयोग कर लेता है, जिससे ऋण का भुगतान करने में कठिनाई आती है। और इसलिए जब उसकी वसूली नहीं हो पाती है तो सरकार को देने में भी उसको कठिनाई आती है। इसके साथ साथ लाल फीताशाही, इसका क्या मतलब हुआ कि जब ऋण लेने जाता है, जैसे हमने पहले कहा कि उसमें आवेदन करना पड़ेगा, फिर अपना भूमि संबंधी रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा, फिर उसको उसकी जमानत या प्रतिभूति दिखानी पड़ेगी, उसके लिए और प्रमाण पत्र देने पड़ेंगे, तो ये कागजी कार्रवाई बहुत अधिक होती है। जबकि किसान जो है वो बेचारा अशिक्षित है ना, उसको पता ही नहीं है किस तरह की कागजी कार्रवाई करनी है, तो उसके कारण भी वो क्या करता है, अत्यधिक कागजी कार्रवाई अत्यधिक होने के कारण गरीब किसान जो है वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये सारी हमारी कृषि इसमें समस्याएं आ जाती हैं। अब आता है कि इसको सुधारने के लिए सरकार क्या कर रही है। तो भारत में कृषि साख प्रणाली में सुधार के लिए जो सुझाव दिए जाते हैं उसमें एक तो है कि सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय समितियों में परिवर्तित कर देना चाहिए, और उनके वित्तीय साधनों में महत्वपूर्ण वृद्धि की जानी चाहिए। जैसे हमने कहा कि संस्थागत स्रोतों में जो सहकारी समितियां हैं वो किसानों को जो ऋण है वो बहुत अधिक देती हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, कुछ उद्देश्यों के लिए ऋण देती हैं, अल्पकालीन ऋण देती हैं, तो उनको बहुउद्देशीय समितियों में परिवर्तित करने देना चाहिए और उनके वित्तीय साधनों में वृद्धि की जानी चाहिए, जिससे वो किसानों को पर्याप्त मात्रा में ऋण दे सकें।
सरकार द्वारा दिए जाने वाले कृषि ऋणों की निगरानी रखी जानी चाहिए कि जिस काम के लिए ऋण लिया गया है उसी कार्य पर उसको खर्च किया जाए। फिर किसानों की जो छोटी छोटी बचत है उनको प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न सरकारी संस्थाओं, पोस्ट ऑफिस और बचत बैंकों को उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि उन्हें ज्यादा उधार ना लेना पड़े, क्योंकि छोटी छोटी बचत है उसको जमा करने के लिए उसको नहीं जाता तो वो खर्च हो जाती है, तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए सरकार को। कृषि उत्पादन को संगठित करने की बड़ी समस्या है। इससे छुटकारा पाने के लिए गोदामों की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें किसान अपनी उपज को जमा करके रसीद प्राप्त कर सके और इस उपज की रसीद के आधार पर उसे बैंक से ऋण मिलना चाहिए। देश में क्या होना चाहिए, साख गारंटी स्कीम चलाई जानी चाहिए जो किसानों द्वारा लिए जाने वाले कृषि ऋण की गारंटी दे सके। इसके साथ ही ऋण देने वाली संस्थाओं, उधार लेने वाले किसानों के बीच मध्यस्थ जो होते हैं उनका पूर्णतया समाप्त किया जाना चाहिए। किसानों को ऋण कार्ड की सुविधा देनी चाहिए, जिससे उनके वर्तमान ऋण का पूरा विवरण, मतलब एक ऐसा कार्ड देना चाहिए जिसमें उसके पूरा विवरण हो कि कितना उसने ऋण लिया, कितना उस पर ब्याज है, कितना उसने चुका दिया और कितना उसका बचा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर संस्थागत स्रोतों जैसे महाजन, साहूकार, भूमिपति आदि के कार्य को नियंत्रित किया जाना चाहिए। मतलब ये जो सोर्स हैं जिनसे किसान ऋण लेते हैं उनको नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो ये सारे उपाय अपनाकर सरकार क्या कर सकती है, कृषि साख को नियंत्रित कर सकती है और संस्थागत स्रोतों से किसानों को लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। तो इस तरह से हमने क्या लिया कि कृषि साख के संस्थागत स्रोत कौन कौन से हैं, उसके बाद उनमें हमने ले लिया संस्थागत स्रोतों में क्या परेशानियां आती है संस्थागत स्रोत से साख लेने में, उसको सरकार ने दूर करने के क्या क्या उपाय सुझाए। तो ये हो गया हमारा कृषि साख। थैंक यू।